हेलो, मैं इंजीनियर डीपी यादव यूट्यूब अमित परिवार चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज बेटा हम लोग कई दिनों बाद मिल रहे हैं। चलिए, हम लोग डीसी जनरेटर पढ़ रहे थे तो उसमें डीसी जनरेटर के सारे पार्ट्स यानी भाग और उनके कार्य और उनकी संरचना हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आज डीसी जनरेटर के प्रकार यानी उनका वर्गीकरण हम लोग देखते हैं और फिर उनके वोल्टेज का समीकरण क्या है और उनमें कितना लोड में धारा बहेगी और कितना आर्मेचर में शक्ति डेवलप होगी, उत्पन्न होगी, ये सब सारी बातें हम लोग देखते हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर या दिष्ट धारा जनित्र का वर्गीकरण। तो आइए देखते हैं वर्गीकरण। तो हम लोग पढ़ेंगे दिष्ट धारा जनित्र का वर्गीकरण। इंग्लिश में कहेंगे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर। वर्गीकरण हम लोग डीसी जनरेटर का देखेंगे तो बेसिकली डीसी जनरेटर अगर आप डिवाइड करें तो दो प्रकार का है। एक जिसको हम लोग अलग से उत्तेजित करेंगे, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं बेटा कि डीसी जनरेटर या कोई भी जनरेटर जो है फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? तो आप लोगों ने पढ़ा कि जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में नचाते हैं या चलाते हैं तो वह चालक जब चुंबकीय फ्लक्सों को काटता है अथवा चुंबकीय बल रेखाओं को काटता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसी को हम लोग फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहते हैं। और जब उसमें एक विद्युत वाहक बल जिसे वोल्ट में मापेंगे, वो जब वोल्टेज बन जाता है तो तार के ही मुक्त इलेक्ट्रॉन, वाइंडिंग के ही मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक के ही मुक्त इलेक्ट्रॉन उस चालक में दौड़ने लगते हैं, उस तार में, कंडक्टर में दौड़ने लगते हैं और हमें धारा मिलने लगती है। तो इसी सिद्धांत पर हम लोगों के सारे जनरेटर, चाहे एसी हैं चाहे डीसी हैं, वो कार्य करते हैं। तो उनमें भी हम लोग क्या करते हैं कि चुंबक लगाते हैं। पूरी संरचना आप लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। जो बच्चे नए हैं वो पिछला वीडियो जो है उसको देख लें कायदे से। तो उसमें हम लोग चुंबक लेंगे और उस चुंबक में आर्मेचर, जिस पर हम लोग बाइंडिंग लुपेटेंगे, उसको आर्मेचर बोलेंगे। उस आर्मेचर को जब नचाएंगे तो हमारी बाइंडिंग अथवा कंडक्टर जो है चुंबक से निकलने वाले चुंबकीय फ्लक्सों को काटेगा। तो इस तरह से कटाने के आधार पर, चुंबक बनाने के आधार पर बेसिकली दो प्रकार के जनरेटर हो गए। एक तो हो गया बेटा आपका सेपरेटली एक्साइटेड, जिसमें अलग से उत्तेजित करेंगे, और एक जो है हम लोगों का सेल्फ एक्साइटेड हो गया। क्योंकि ये डीसी जनरेटर है तो ये अपनी ही दिष्ट धारा से अपने चुंबकों को उत्तेजित भी कर सकता है। तो इस तरह से जब स्वयं जनरेटर की धारा से चुंबकों को हम लोग एक्साइट करेंगे तो उसे कहेंगे सेल्फ एक्साइटेड या स्व उत्तेजित जनरेटर। और जब इनके चुंबकों को उत्तेजित करने के लिए हम लोग अलग से कोई जनरेटर छोटा लगावें, डायनमो लगावें अथवा बैटरी से उसमें सप्लाई दें, तब उसको हम लोग कहेंगे पृथक उत्तेजित अथवा अलग से अन्यत्र उत्तेजित या सेपरेटली एक्साइटेड। तो वैसे तो हम लोग इसमें जितना भी प्रयोग करेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग करेंगे, वैद्युत चुंबक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वैद्युत चुंबक
वही चुंबक है जिसमें हम लोग नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं और उस पर वाइंडिंग लुपेट कर और डीसी धारा डालते हैं। बेटा आपको मालूम है कि चुंबक बनाने के लिए हम लोगों को डीसी की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए डीसी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो डीसी जो है हमको या तो डायनमो देगा या डीसी जनरेटर देगा या सेल हमारा देगा या बैटरी देता है। तो इससे जब हम लोग एक्साइट करेंगे तो वो हमारा जो नर्म लोहा है जिस पर हम कॉइल लुपेटे हैं और उस कॉइल में डीसी धारा डाल रहे हैं, तो वो नर्म लोहा हमारा तुरंत उत्तेजित हो जाता है, चुंबक बन जाता है। उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट अथवा वैद्युत चुंबक। इसका मतलब ये हुआ कि हम जितने प्रबल धारा डालेंगे उतना ही चुंबक हमारा प्रबल बनेगा और जितना कम धारा डालेंगे उतना चुंबक कम बनेगा। अथवा हम लोग जो है धारा नहीं डालेंगे तो चुंबक नहीं बनेगा। तो इस तरह से चुंबक की जो चुंबकशीलता है उसको हम लोग कम ज़्यादा कर लेते हैं। अगर हम लोग परमानेंट या स्थायी मैग्नेट बनाएं और उसे लगाएं तो परमानेंट मैग्नेट क्या है, आज उसकी क्षमता ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे उसकी क्षमता कम होने लगती है और फिर हम लोग अपने आवश्यकता अनुसार उसकी क्षमता को घटा बढ़ा नहीं पाते। लेकिन वैद्युत चुंबक में ये सुविधा हमको मिल जाती है कि जितनी हम सप्लाई उसमें डीसी धारा प्रबल डालेंगे तो हमारा लौह अखरोट जो है, नरम लोहा जो है, वो प्रबल चुंबक बन जाएगा और कम धारा डालेंगे तो कम चुंबक बनेगा, मीडियम में डालेंगे तो मीडियम बनेगा, नहीं डालेंगे तो नहीं बनेगा। तो ऐसी जहाँ पर सुविधा हो और इस टाइप से जब विद्युत धारा प्रवाहित करा के चुंबक बनावें अथवा प्रवाहित न करें तो नरम लोहा बना रहे, तो ऐसे ही चुंबक को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे, वैद्युत चुंबक कहेंगे और उन्हीं का प्रयोग हम इन जनरेटरों में ज़्यादा करते हैं। तो इसके आधार पर अगर वैसे आप कहें तो फिर तो आप कहेंगे कि भाई परमानेंट मैग्नेट हो और फिर जो है आपका वैद्युत चुंबक हो। फिर वैद्युत चुंबक में आएंगे तो आप ये कहेंगे सेपरेटली एक्साइटेड हो और सेल्फ एक्साइटेड हो। लेकिन हम लोग जो है यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट न लगा के केवल इसी में चलते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाएंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाएंगे तो उसमें हमारा फिर दो प्रकार का हो जाएगा जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं वर्गीकरण। तो आपका ये जनरेटर अगर देखें तो ये दो प्रकार का ऐसे हो गया। एक आपका हो गया सेपरेटली एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड, एक्साइटेड डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर। और इधर हो गया बेटा सेल्फ एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। डीसी जी फॉर जनरेटर, यहाँ मैंने लिख दिया है, ऊपर भी लिखा हुआ है इसलिए बार बार लिखने को। तो सेल्फ एक्साइटेड, अब इसे हम लोग कहेंगे सेपरेटली एक्साइटेड को हम लोग हिंदी में कहेंगे पृथक उत्तेजित। इसे क्या कहेंगे? पृथक उत्तेजित। दिष्ट धारा जनित्र, दिष्ट धारा जनित्र। ये हो गया पृथक उत्तेजित। और इसे सेल्फ एक्साइटेड को बेटा कहेंगे स्व उत्तेजित, स्व उत्तेजित दिष्ट धारा जनित्र। ये अभी हम लोग इसकी भी चर्चा करते हैं। अभी केवल आप एक वर्गीकरण देख लें तो सेल्फ एक्साइटेड फिर जो है यहाँ ये जो है फिर तीन प्रकार का हो जाएगा।
ये बेटा फिर 3 प्रकार का है, सेल्फ एक्साइटेड वाला। चलिए लिख देते हैं, शंट पहले लिख देते हैं या सीरीज, चाहे जो भी लिख लें। तो लिख लें शंट डीसी जनरेटर, सीरीज डीसी जनरेटर, और इधर हो गया आपका कंपाउंड, कंपाउंड डीसी जनरेटर। शंट को कहेंगे पार्श्वबद्ध, क्या कहेंगे? पार्श्वबद्ध, पार्श्वबद्ध ऐसे बोलेंगे, पार्श्वबद्ध डीसी जनरेटर। सीरीज को श्रेणीबद्ध कहेंगे, इसे श्रेणीबद्ध कहेंगे हिंदी में। अभी और बातें होती हैं। कंपाउंड को कहेंगे मिश्रित, दिष्ट धारा जनित। फिर कंपाउंड वाला भी जो है आपका 2 प्रकार का हो जाएगा। ये कंपाउंड वाला चलते हैं 2 प्रकार का हो जाएगा, इधर ही ले लेते हैं ऐसे। ये कंपाउंड वाला फिर 2 प्रकार का हो जाएगा। ये हो जाएगा लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। तो इधर लिख देते हैं शॉर्ट शंट, शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर। और ये वाला हो जाएगा लॉन्ग शंट, लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर। फिर बेटा ये दोनों जो है क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल टाइप के होंगे। ये दोनों, ये भी और ये भी, ये दोनों फिर जो है आपका दोनों, ये इधर भी तीर बना दिया और इधर भी ऐसे तीर बना दिया। अब ये दोनों जो है, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, ये दोनों जो है क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल टाइप के होंगे। क्यूमुलेटिव और इधर हो गया आपका डिफरेंशियल। क्लियर हो गया? चाहे शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर हो चाहे लॉन्ग शंट, ये देखिए तीर ऐसे बनाकर, और ये फिर ये भी जो है क्यूमुलेटिव अथवा डिफरेंशियल हो सकता है, और ये वाला भी शॉर्ट शंट भी क्यूमुलेटिव अथवा डिफरेंशियल हो सकता है। फिर ये दोनों जो है 3 प्रकार के फिर हो जाएंगे। ये दोनों फिर 3 प्रकार के हो जाएंगे। ये दोनों ऐसे, ये 3 प्रकार के हो जाएंगे। अंडर UNDER, अंडर लेवल और ओवर। ये इतना हो गया। ये आपका वर्गीकरण हो गया सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड की बात अभी हम लोग करते हैं। फिर जो हमारा सेल्फ एक्साइटेड है बेटा, वो इतने प्रकार का है। देख लें, स्व उत्तेजित जनरेटर मूल रूप से 3 प्रकार का है। शंट यानी जिसे पार्श्वबद्ध दिष्ट धारा जनित्र कहेंगे, इसे श्रेणीबद्ध दिष्ट धारा जनित्र अथवा सीरीज डीसी जनरेटर बोलेंगे।
और इसे मिश्रित बद्ध यानी कंपाउंड डीसी जनरेटर कहेंगे। फिर मिश्रित बद्ध भी दो प्रकार का है, एक है शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर और यह है दूसरा लॉन्ग शंट। फिर ये दोनों जो है क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल टाइप के हैं। दोनों शॉर्ट शंट भी हो सकता है क्यूमुलेटिव अथवा डिफरेंशियल, और लॉन्ग शंट भी हो सकता है। फिर ये दोनों जितने क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल, ये दोनों फिर जो है अंडर, लेवल और ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर होते हैं। अंडर कंपाउंड, लेवल कंपाउंड और ओवर कंपाउंड। अब उसमें बेटा आप अपने हिसाब से जोड़ेंगे, अगर वो डिफरेंशियल है तो डिफरेंशियल, और लॉन्ग शंट है तो लॉन्ग शंट जोड़ेंगे, और शॉर्ट शंट है तो शॉर्ट शंट जोड़ेंगे, क्यूमुलेटिव है तो क्यूमुलेटिव जोड़ेंगे। तो लिखेंगे अंडर क्यूमुलेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर, ऐसे तब पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपने वर्गीकरण देखा। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे, पृथक उत्तेजित दिष्ट धारा जनित, और फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग सेल्फ एक्साइटेड अथवा स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर। तो आइए चलते हैं सेपरेटली या पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर। तो हम लोग लेते हैं पृथक उत्तेजित। पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर या जनित्र, जनरेटर को हिंदी में कहेंगे जनित्र। ये वाला हम लोग ले रहे हैं, जिसे कहेंगे पृथक अथवा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। इसमें क्या करेंगे कि आपको कहानी पूरी बताई गई है बेटा। आप जानते हैं कि आपका एक योक अथवा बॉडी होती है, ऐसे एक छोटा सा मैं चित्र यहाँ पर बना दे रहा हूँ। ऐसे ये बॉडी होती है और इसमें चुंबक ऐसे लगे रहते हैं। ये चुंबक यहाँ पर हम लोग ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसे लगा देते हैं। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट लग गया, इधर भी लगा दिया ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इन्हीं पर वाइंडिंग ऐसे लुपेट देंगे। ये वाइंडिंग ऐसे ऐसे लुपेट देंगे और फिर यहाँ से ऐसे ऐसे लुपेट कर, और फिर इसमें अलग से हम लोग डीसी सप्लाई डाल देंगे। यहाँ से क्या करेंगे, डीसी सप्लाई इसमें डाल देंगे ऐसे, और फिर इसमें जो हमारा ये धुर्रा हो गया और इस पर हमारा आर्मेचर लग गया। ये आर्मेचर वहीं सिलिकॉन इस्पात की पतली पतली पत्तियों का, ये ऐसे जिसमें खांचे ऐसे ऐसे बने रहेंगे, जिसमें हम लोग चालक को रखेंगे बेटा ऐसे। ये आपको पूरा बताया गया है। तो ये आपका जो है, अगर इसको आप देखें तो इसकी बॉडी हमने थोड़ा ऐसे, जनरेटर की बॉडी हमने थोड़ा ये ऐसे बनाया था कि ये ऐसे बॉडी आपकी बन जाती है। तो ये भी बेलनाकार, इसमें ऐसे आपका जो है ये पोर्शन जो है ये ऐसे आ जाता है, और ये खांचा से खांचा मैच कर जाता है ऐसे। ये जो है आपका आर्मेचर बन गया, यही है आर्मेचर। इसी में यही धुर्रा हम लोगों का, वैसे आप देखेंगे तो इधर बाहर की ओर ऐसे निकला रहेगा ये धुर्रा, जो अभी आपको ऐसे केवल हमने सर्किल बनाया, और इधर भी निकला रहता है, और साइड प्लेट पर जो है इधर पर जो है यहीं बैरिंग पर जो है ये नाचता है। तो यही हमारा जो है, ये चित्र में मैंने आपको समझने के लिए केवल ऐसे बनाया बेटा। हकीकत में जो है वो ऐसे जब सामने से देखेंगे तो ऐसे रहेगा। तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसमें जब तक डीसी सप्लाई नहीं देंगे तब तक ये चुंबक का कार्य नहीं करेगा, शांत रहेगा। केवल इसमें अवशेष चुंबकत्व बचा रहता है। तो थोड़ा मोड़ा जब इसे हम लोग एक साइड बराबर करते रहते हैं तो इसमें थोड़ा हल्का फुल्का चुंबकीय गुण बचा रहता है, उसे हम लोग अवशेष चुंबकत्व कहते हैं। तो जब अलग से यहाँ पर हम लोग जो है चाहे बैटरी लगा दें
डीसी देने के लिए हम लोग बेटा बैटरी लगा सकते हैं, अथवा या अलग से हम लोग जो है डीसी जनरेटर लगा दें, कोई छोटा डीसी जनरेटर लगा दें, ठीक है। तो अथवा छोटे जनरेटर को, बहुत छोटे जनरेटर को हम लोग डायनेमो भी कहते हैं, तो डायनेमो लगा दें। डायनेमो क्या है? डीसी जनरेटर। डायनेमो क्या है? डीसी जनरेटर है। एक छोटा जनरेटर जो डीसी जनरेटर होगा उसे हम लोग डायनेमो बोलते हैं। तो ये लगाकर जब या बैटरी लगा दें या डीसी जनरेटर लगा दें या डायनेमो लगा दें, कुछ भी लगा दें बेटा, और फिर उससे हम लोग सप्लाई इन चुंबकों में अलग से दें, तब यही हो जाएगा हमारा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। अब इस आर्मेचर में जो हम वाइंडिंग ऐसे डालेंगे, ऐसे वाइंडिंग डाला, ऐसे तार ले गए, फिर यहाँ से मोड़ा और इस खांचे से मान लीजिए ऐसे ऐसे निकाला, ऐसे, तो इस तरह से हमारा ये चालक जो है इन्हीं आर्मेचर के खांचों में डाल दिया जाता है, पिरो दिया जाता है। जब कई टर्न हम तार लुपेट कर उन खांचों में पिरो देते हैं तो उसी को कहते हैं वाइंडिंग। और चूंकि ये आर्मेचर पर की गई है इसलिए इसे कहेंगे आर्मेचर वाइंडिंग। तो ये हमारा जो है इस तार में जो ऐसे ऐसे हुआ, ये हो गया हमारा आर्मेचर वाइंडिंग। ये क्या हो गया? आर्मेचर वाइंडिंग हो गया। और जो चुंबकों पर ये वाला है बेटा, इसे कहेंगे फील्ड वाइंडिंग। इसे क्या कहेंगे? फील्ड वाइंडिंग। इसी फील्ड वाइंडिंग में जब हम लोग किसी अन्य स्रोत से, एक ऐसा स्रोत है, अन्य स्रोत से, चलिए अन्य सोर्स भी अंग्रेजी में बोलेंगे, तो अन्य स्रोत से जब हम लोग जो है अन्य स्रोत हमारा बैटरी है, डीसी जनरेटर है या डायनेमो है, तो इसे हम लोग कहेंगे पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर। तो अब जब इसको एक्साइट कर लेंगे, इस चुंबक में डीसी सप्लाई देते ये हमारा नरम लोहा एक्साइट हो गया। और फिर क्या होगा कि जब हम लोग इसे डीजल इंजन या टरबाइन से इसे जब नचाएंगे तो आर्मेचर हमारा नाचने लगेगा और इन चुंबक से निकलने वाले चुंबकीय बल रेखाओं को, ये जो चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ पोल से निकलेंगी और इस साउथ पोल में घुसेंगी, तो इनको ये हमारा चालक काटेगा, जिससे चालक में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा बेटा, जिसका मान आप जानते हैं 5Znp/60A वोल्ट होता है। फार्मूला वही है, फैराडे का ही है, जो उन्होंने बताया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर -N/d∅/dt वोल्ट होता है। उसी को हम लोग डेवलप किए तो मालूम हुआ कि वो बन गया Φ/Z/N/P/60A वोल्ट। पिछले वीडियो में सब हो चुका। तो वो प्रेरित विद्युत वाहक बल जब इस तार में उत्पन्न होगा, उसका मान जितने वोल्ट आएगा, उस विद्युत वाहक बल के कारण इसी तार के मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी इस आर्मेचर वाइंडिंग में जो हमारा तार लगा है, इस वाइंडिंग के ही मुक्त इलेक्ट्रॉन अब सर्कुलेट होने लगते हैं और धारा मिलने लगती है। और फिर वो धारा यहाँ टर्मिनल पर चली जाएगी, यहाँ पर चली जाएगी, और यहाँ से फिर हम लोग अपने घरों में ले जाकर लोड जोड़ेंगे। लोड हमारा क्या है? पंखा है, बल्ब है, हीटर है, ये सब लोड है। या कोई भी हम मोटर चला रहे हैं, टुल्लू चला रहे हैं, वो सब टीवी चला रहे हैं, वो हमारा लोड है। एसी हमारा लोड है। लोड बेटा वाट में रहता है। पक्का हो गया? तो यही हो गया आपका सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। अब इसी का अगर हम लोग अलग से चित्र बनावें, केवल सर्किट डायग्राम बनावें या लाइन डायग्राम बनावें, तो ये आपका पोर्शन अलग है, इसमें अलग से आप सप्लाई डाल रहे हैं। और आर्मेचर वाइंडिंग अलग है। आर्मेचर वाइंडिंग इन चुंबक से निकलने वाले चुंबकीय फ्लक्सों को काटेगी और आर्मेचर से जो सप्लाई आपको मिलेगी, यहाँ टर्मिनल है, इस टर्मिनल पर पहुँचेगी। तो कहने मतलब ये है कि आर्मेचर का
कोई भी कनेक्शन जो है फील्ड वाइंडिंग से नहीं है। आर्मेचर वाइंडिंग अलग है, फील्ड वाइंडिंग अलग है, और फील्ड वाइंडिंग में अलग से सप्लाई दे रहे हैं और आर्मेचर अलग सप्लाई हमें टर्मिनल पर दे रहा है। तो ये हो गया सेपरेटली एक्साइटेड या पृथक उत्तेजित जनित्र। और जब बेटा हम लोग क्या करते कि इसी सप्लाई से जो यहाँ टर्मिनल पर जा रही है हमारे जनरेटर की सप्लाई, फिर इसी से हम लोग तार को जोड़कर और इन चुंबकों में डालते, इन चुंबक के फील्ड वाइंडिंग में डालते, ये वाला तब हटा देते, ये पोर्शन हटा देते, तब यही बन जाता सेल्फ एक्साइटेड। अब इसी की धारा इस टर्नों में डाल दें और फिर यहाँ से ये उत्तेजित ऐसे होते हुए और फिर यहाँ जोड़ दें, तब क्या होगा कि अब जनरेटर अपने ही धारा से अपने चुंबकों को जब उत्तेजित करेगा तो उसे कहेंगे स्व उत्तेजित दिष्ट धारा जनित्र। पक्का हो गया? तो चलिए अभी हम लोग और आगे बातें करते हैं। तो ये सेपरेटली एक्साइटेड में फील्ड वाइंडिंग को अलग से सप्लाई देंगे। तो एक आर्मेचर, ये जो आर्मेचर ये वृत्ताकार है, इसका ऐसे सर्किट हम लोग बनाते हैं बेटा। तो एक ये आपका आर्मेचर बन गया, ऐसे राउंड में अगर बना दिया तो ये आर्मेचर हो गया। यहाँ पर ये कार्बन ब्रूस ऐसे लगा देते हैं, ये आपका कार्बन ब्रूस हो गया ऐसे। अब एक आपकी जो है ये वाली वाइंडिंग आपकी ऐसे लोड में यहाँ से चली जाएगी सप्लाई, ऐसे आ गई लोड में। ये आपका लोड हो गया वाट में बेटा। यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगा ये भी, इसमें जो धारा आएगी उसे कहेंगे आई, इसका जो प्रतिरोध होगा उसे कहेंगे कैपिटल आर। ये हो गया आपका ऐसे। अब इन्हें एक्साइट करने के लिए हम लोग अलग से जो है इसमें सप्लाई डालेंगे। ये आपकी हो गई फील्ड वाइंडिंग, ऐसे ये फील्ड वाइंडिंग हम बना देते हैं। ये हो गई फील्ड वाइंडिंग। और यहीं से हम लोग जो है डीसी सप्लाई इसमें डाले थे। ये हो गई फील्ड वाइंडिंग। यही हो गई आपकी फील्ड वाइंडिंग। ये हो गया आपका आर्मेचर। ये हो गया आपका कार्बन ब्रूस। ये दोनों कार्बन ब्रूस दिखाए गए हैं। अब धारा यहाँ से जो चलेगी उसे हम कहेंगे आईए, यानी आर्मेचर धारा। इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल E उत्पन्न होगा 5ZnP/60A से आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल E उत्पन्न होगा वोल्ट में, और इसका जो प्रतिरोध होगा उसे हम लोग कहेंगे RA। A फॉर आर्मेचर। आर्मेचर का रेजिस्टेंस ओम में आ गया बेटा। आर्मेचर से धारा जो निकलेगी अब वही धारा आगे बढ़ेगी और वही हो जाएगी आई, यानी लोड में जाएगी। ये क्या है आपका लोड। लोड किस में होता है? वाट में होता है। तो इसलिए लोड के लिए W लिख दिया गया वाट में। अब ये लोड बेटा आपका घर में रहेगा। इतना पोर्शन तो आपके जनरेटर के अंदर रहेगा। इतना पोर्शन कहाँ रहेगा? आपके जनरेटर के अंदर रहेगा। और ये आपका टर्मिनल हो गया, एक तरह से ये पोर्शन आपका टर्मिनल हो गया। अब यहाँ से आप ले जाएंगे तो ये W को जोड़ेंगे। आपके घर में हीटर है, पंखा है, टीवी है, जो भी आप जोड़ेंगे वो आपका W हो जाएगा। तो ये घर के बाहर है। तो ये बॉडी पर इतना आपकी ये खूंटी निकल गई, ये खूंटी निकल गई, इधर से ये खूंटी निकल गई, ये पोर्शन इतना बॉडी के अंदर इसके अंदर रहेगा। अब यहाँ से ये आपका टर्मिनल हो गया। यहीं से आप लोड अपने घरों में जोड़ेंगे तो उससे आपका पंखा जो भी चलाएंगे तो वो जय वाट का रहेगा। वो W लिखा गया है कि आप भाई 1000 वाट का हीटर तो W हो गया। और यहाँ पर जो आपका वोल्टेज मिलेगा उसे भी बोलेंगे। यहाँ पर आपके घर में या आपके पंखे पर या
कूलर पर या टीवी पर जो आपको अब वोल्टेज मिलेगा उसे कैपिटल V कहेंगे। यहाँ का जो प्रतिरोध होता है उसे हम लोग कैपिटल R बोलेंगे, और इसमें जो धारा आए तो इस तरह से ये हो गया आपका सेपरेटली या पृथक उत्तेजित DC जनरेटर। अब इसमें आप देखेंगे कि फील्ड वाइंडिंग जो ये वाली वाइंडिंग है बेटा, ये वाली वाइंडिंग ये वाली है, देखिए ना, ये वाली वाइंडिंग है, ये वाली वाइंडिंग आपकी फील्ड वाइंडिंग है। और इसमें अलग स्रोत से, चाहे बैटरी से अथवा जो है अलग DC जनरेटर से, या छोटे जनरेटर को डायनमो बोलेंगे, उससे भी आप जो है इसमें सप्लाई देकर और ये फील्ड वाइंडिंग यहाँ लुपेटी गई इन चुंबकों पर, इसमें जब धारा देंगे तो ये एक्साइट हो जाएंगे, और फिर जब आप इसके आर्मेचर को टरबाइन या डीजल इंजन से नचाएंगे तो उसमें फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, यानी इस आर्मेचर में। तो उस प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम लोग E से डिनोट करते हैं, तो वहीं E लिखा है, और E का पूरा वैल्यू हम लोग ज्ञात करते हैं फाई जेड एन पी। E बराबर है फाई गुणे जेड गुणे एन गुणे पी बटे 60 A वोल्ट। और अब जब इसमें वोल्टेज बनने लगेगा, यानी इस आर्मेचर में वोल्टेज बनने लगेगा, तो उसमें धारा दौड़ने लगेगी, तो वो धारा इससे निकल रही है IA। A फॉर आर्मेचर, I फॉर करंट। तो आर्मेचर धारा, आर्मेचर का प्रतिरोध RA, और यही धारा आगे चलेगी तो उसी को कहेंगे I, यानी I बराबर IA। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब हम लोग जो है आगे इसको और ध्यान से देखते हैं, इधर हम मिटा देते हैं। तो अब आप देखेंगे, अब आप एक तरह से देखेंगे कि आपका चल रहा है केवल पृथक उत्तेजित DC जनरेटर, पृथक उत्तेजित DC जनरेटर। अब हम लोग परिभाषित अगर करें बेटा, तो पृथक उत्तेजित DC जनरेटर को कहेंगे वह जनरेटर या वह दिष्ट धारा जनित्र जिसमें चुंबकों को अलग स्रोत से, अलग स्रोत कौन कौन है, बैटरी है, अलग स्रोत हमारा जो है डायनमो है, या फिर आप सीधे कहें कि अलग स्रोत जैसे हमारा छोटा DC जनरेटर, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट में आपको DC ही सप्लाई डालनी होगी, AC से एक्साइट नहीं होगा। तो DC जब इन चुंबकों में डालेंगे, इसका भी चित्र जो है हमने ऐसे आपको क्लियर करने के लिए बना दिया था। हकीकत में आगे से आप देखेंगे तो ऐसे आपका ये पोर्शन आपका दिखाई देगा, ऐसे केवल दिखाई देगा। ये तो मैं आपके समझने के लिए बना दिया था, ऐसे रहेगा, ऐसे ये फ्रंट आपको ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। तो ये आपका फ्रंट हो गया। तो जब इन चुंबकों को हम लोग जो है अलग से उत्तेजित कर रहे हैं, और जब ये हमारा चालक नाचेगा तो ये चुंबकीय फ्लक्सों को काटेगा। इसी का सर्किट डायग्राम आपका ऐसे बन गया। अब इसमें आप देखें एक एक पॉइंट। तो अब फील्ड वाइंडिंग में क्या है बेटा कि यहाँ से जितने धारा आई इसमें प्रबल डालेंगे, उतने ज़्यादा इससे फ्लक्स फाई निकलेंगे, और आपका तब प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर फाई जेड एन पी अपॉन 60A वोल्ट के फार्मूले से आपका जो है वोल्टेज ज़्यादा होगा अथवा कम होगा। फ्लक्स फाई का मान ज़्यादा होगा तो देखें वोल्टेज का मान ज़्यादा होगा, फ्लक्स फाई कम होगा तो वोल्टेज भी कम होगा। तो यही बात आपको बता रहे थे कि हम जितने प्रबल धारा, क्योंकि फाई समान अनुपाते आई होता है, फाई समान अनुपाते आई भी होता है, तो हम जितने प्रबल धारा इस फील्ड वाइंडिंग में या चुंबकों वाली वाइंडिंग में या क्षेत्र कुंडलन जिसे कहेंगे हिंदी, उसमें डालेंगे तो उतने ये प्रबल उत्तेजित होगा और उतने ज़्यादा उनमें से फ्लक्स निकलेगा, यानी इन चुंबक के नाल से उतने ज़्यादा फ्लक्स आपके निकलेंगे। और जब फ्लक्स फाई ज़्यादा होगा
तो आपका वोल्ट का मान यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान ज़्यादा वोल्ट बनेगा। मीडियम में धारा डालेंगे तो कम वोल्टेज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में यही सुविधा है कि हम लोग वोल्टेज को या प्रेरित विद्युत वाहक बल को कम या अधिक कर सकते हैं फ्लक्स को कंट्रोल करके। तो इसलिए हम लोग परमानेंट मैग्नेट का प्रयोग न करके इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग इसका जो है और भी चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान ज़्यादा होगा और यहाँ पर वोल्टेज का मान कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे E के कारण इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेंगे तैसे इस आर्मेचर में जो तार आपने वाइंडिंग में तार लगा रखा है वही आपका एक तरह से आर्मेचर है, तो उसका रेजिस्टेंस RA काम करने लगेगा। हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं V बराबर IR, तो उस फार्मूले से इसका IA गुणे RA हो जाएगा और जितना मान आएगा, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं V बराबर IR होता है, तो इसी फार्मूले से हो गया IA धारा निकल रही है ये वाली आप देखें, और गुणे इसका प्रतिरोध RA, इतना जो है ये वोल्ट जो है वो कम हो जाएगा। V बराबर इतना वोल्ट जो है वो कम हो जाएगा, यानी E का मान 5ZnP/60 से जितना आएगा उसको ये वाला जो है माइनस कर देगा। प्रतिरोध या रेजिस्टेंस क्या है, वो वोल्टेज को खाता है, ड्रॉप करता है। पंखा आप 1 नंबर पर चला रहे हैं तो इसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो वो क्या है, वो रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा है, इसलिए जो है कम वोल्टेज आपके पंखे को मिल रहा है, मोटर को कम वोल्टेज मिल रहा है, इसलिए 1 नंबर पर पंखा धीरे धीरे चलता है। 2 नंबर पर ऐसे ही आपका जो है रेजिस्टेंस थोड़ा सा आप और कम करते हैं तो थोड़ा वोल्टेज बढ़ जाता है, तो पंखा और तेज चलता है। और 5 नंबर पर रेजिस्टेंस एकदम हटा देते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन जो सप्लाई आ रही है उससे कर देते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि फ़ैन के जो रेगुलेटर हैं बेटा, उसमें कई पॉइंट ऐसे बनाए रहते हैं, 1 2 3 4 5, और उसी हिसाब से हम उसके जो है रेजिस्टेंस को कंट्रोल करके और वोल्टेज को नियंत्रित कर देते हैं। यानी रेजिस्टेंस क्या है, वोल्टेज को खा जाता है, कम कर देता है, घटाता है। इसी फार्मूले से V बराबर IR वाले फार्मूले से जय वोल्ट आएगा, इतना वोल्ट जो है ये रेजिस्टेंस E को कम कर देगा। अब बचेगा कितना, उत्पन्न तो हुआ नचाने पर, जब टरबाइन इसे नचाएगी तो उत्पन्न होगा विद्युत वाहक बल इतना वोल्ट, और इसे कम कर देगा आपके रेजिस्टेंस, आर्मेचर का रेजिस्टेंस। तो बचेगा कितना, हो जाएगा E माइनस IARA, टोटल हो जाएगा यहाँ पर। अब बचा जितना उतना यहाँ पर मिलेगा। क्लियर हो गया, यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज आपस में बराबर हो। तो यहाँ का वोल्टेज कितना उत्पन्न भले हुआ E वोल्ट, लेकिन उसी आर्मेचर का ही रेजिस्टेंस उसे जो है इस वाले फार्मूले से कम कर देगा। तो अब ये बन जाएगा E माइनस IARA वोल्ट, और उतने फिर यहाँ मिलेगा तो बराबर हो जाएगा V। तो क्लियर हो गया। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे, ये तो आपका लाइन डायग्राम हो गया या सर्किट डायग्राम, ऐसे आपने बना लिया सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर का। तो इसमें हम लोग पहली पॉइंट अगर देखें तो पहली पॉइंट अगर धारा देखें बेटा, तो धारा के लिए हम लोग लिखेंगे, धारा आपकी चली IA, तो लिखेंगे IA बराबर I बराबर, अब आप जानते हैं यहाँ से जो IA चलेगी वहीं I भी है। I किसकी धारा है, लोड की धारा, हमारे घर में जो लोड है वही धारा अब चलेगी ऐसे ऐसे, तो चाहे उसी को कहें IA चल रही है अथवा I कहें। और यहाँ से आप देख रहे हैं I बराबर होता है V/R, तो यहाँ से I बराबर देखें ना, यहाँ I बराबर करेंगे तो हो जाएगा V/R, तो बराबर हो गया V/R बराबर। एक फार्मूला और जानते हैं, चाहे W आप कहें चाहे इसी को P कहें, पावर P बराबर VI भी होता है। देखिए ना, हमारा जो है अगर आप लोड देखें
दूसर का आप अगर लोड के लिए ही बात करें, हम ऐसे यहाँ पर लोड की बात करते हैं, मान लीजिए एक पॉइंट लोड की ले लेते हैं, तो लोड क्षमता अगर कहें बेटा, लोड क्षमता संबंध कहें, तो लोड क्षमता संबंध आपका चाहे पावर P कहिए अथवा उसी को हम लोग यहाँ पर W लिखें, जो W क्या है, लोड वाट में है और पावर P को भी वाट में ही मापते हैं, तो चाहे उसी को पावर कहिए, आपके जो पंखा है, टीवी है, हीटर है, उसी की पावर पूछिए कि कै वाट का हीटर है या कितने पावर का है, तो आप कहते हैं 1000 वाट का है या 1500 वाट का है या 2000 वाट का, अथवा वही आपका लोड हो गया, उसी को W कहेंगे। तो ये हो गया पावर P बराबर, आप फार्मूला जानते हैं, उसी को कहेंगे W, यही है आपका लोड। और पावर P बराबर होता है VI बराबर होता है I स्क्वायर R बराबर होता है V स्क्वायर बाई R। ये सब फार्मूले इतने वाट। तो एक संबंध आपका ये भी हो गया। जब आपसे ये कहे कि लोड क्षमता संबंध बताए, तो लोड के लिए ये W बराबर, जो यहाँ पर W लिखा है वहीं P है, ये हम लोगों का घर का है, तो इतना हो गया। अब यहाँ से अगर आप चलें तो देखें ना, लोड में जाने वाली धारा I, लोड में जाने वाली धारा I ये है बेटा, तो ये I बराबर अगर आप पक्षांतर करें तो देखिए ना W बटे V, यहाँ से देखें I बराबर W बटे V, यहाँ से अगर इन दोनों को लें तो आप ऐसे लिख सकते हैं I बराबर W, यहीं रहने दें, यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा V, तो बराबर आप लिख सकते हैं W बटे V। क्लियर हो गया? तो ऐसे भी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये संबंध ज्ञात है बेटा, तो लोड की धारा जो होगी वहीं आर्मेचर की भी धारा होगी। तो आपसे कहे कि आर्मेचर से निकलने वाली धारा का मान बताइए, तो इस IA का मान पूछे, तो यहाँ लोड वाले वोल्टेज में आप लोड के रेजिस्टेंस R से भाग दे देंगे, तब भी सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर में आपके आर्मेचर की धारा IA का मान ज्ञात हो जाएगा। अथवा लोड में आप वहाँ के वोल्टेज से भाग दे दें, इस लोड पर जय वोल्ट आ रहा है, दिया है कि लोड पर इतना वोल्टेज है, इस वोल्टेज से भी लोड में भाग दें, लोड आपका वाट में होगा, 500 वाट 1000 वाट जो भी है, उसमें भी भाग दे देंगे, तो IA का मान ज्ञात हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हैं जो धारा चलेगी उसका समीकरण आपने लिखा, धारा समीकरण चाहे लिख लें चाहे धारा खाली लिख लें, तो ये हो गया धारा समीकरण ऐसे। क्लियर हो गया? एक पॉइंट आपकी ये हो गई। दूसरी पॉइंट आप लिख सकते हैं वोल्टता समीकरण। दूसरी पॉइंट हम लिख देते हैं वोल्टता समीकरण। वोल्टता समीकरण बेटा, तो वोल्टता समीकरण अगर आप देखें तो इसमें वोल्ट तो बना इस फार्मूले से, लेकिन इसी आर्मेचर का रेजिस्टेंस उसको कम कर दिया, तब यहाँ पर वोल्टेज आपको मिला, तो लिखेंगे E उत्पन्न हुआ, उसको माइनस कर दिया IARA। देखिए ना, V बराबर IA गुणे RA, इतना वोल्ट जो है ये E को कम कर देगा, तब यहाँ का कुल वोल्टेज इतना हो गया, और यही बराबर होगा कैपिटल V के, तो बराबर हो गया कैपिटल V, और V बराबर यहाँ का I और गुणे R भी होता है, तो इस तरह से बराबर हो गया I गुणे R। ये हो गया आपके वोल्टता का समीकरण। क्लियर हो गया? E माइनस, देखा बेटा ध्यान से, E माइनस IARA बराबर हो जाएगा कैपिटल V, लोड का वोल्टेज कैपिटल V, और बराबर हो जाएगा I गुणे R। V ओम के नियम से V बराबर I गुणे R भी होता है, तो हम चाहे बराबर V लिखें और बराबर I गुणे R भी लिखें। ठीक है?
अब यहाँ से भी आप जो है IA का मान ज्ञात कर सकते हैं। पलट दें, लिख लें, तो अगली लाइन में आप देखेंगे अगर इतना ये ले लें, इतना A ले लें और इतना A ले लें, तो आप देखेंगे अगर IA का मान आपको ज्ञात करना है बेटा, तो आप लिख सकते हैं कि IA इधर ले जाएंगे, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा E माइनस भी बटे RA। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे आर्मेचर धारा IA, ये तो मान इतना वोल्ट में आएगा बेटा, ये विद्युत वाहक बल है तो इतना मान आपका वोल्ट में आया, लिखा है वोल्टता का समीकरण। अब आर्मेचर धारा ज्ञात करनी है तो यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं और इस फार्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर हो गया? कुछ नहीं करना, आपका ये पोर्शन जो दिया है इतना बराबर भी दिया है, आप यहाँ से ऐसे कर दें, आ जाएगा। या RA ज्ञात करना है तो RA बराबर भी इसी फार्मूले को अब ऐसे लिख सकते हैं, RA बराबर फिर हो जाएगा E माइनस भी बटे IA, ऐसे भी हो जाएगा। देख लीजिए, RA यहाँ से लेंगे तो ये भी इधर है, इस पार आएगा तो माइनस भी हो जाएगा, और माइनस IA RA उस तरफ चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से IA बराबर हो गया E माइनस भी बटे RA, या RA बराबर E माइनस भी बटे IA। क्लियर हो गया? अब लोड क्षमता संबंध अगर हम कहें तो ये वाला लोड क्षमता संबंध तो ऐसे हो गया। अब हम लोग कहें लोड प्रतिरोध संबंध, यहाँ से देखें लोड प्रतिरोध संबंध, ये तीसरी पॉइंट हो गई। चौथी पॉइंट हम लोग लिखें यदि लोड प्रतिरोध संबंध, लोड प्रतिरोध संबंध तो लोड प्रतिरोध संबंध यहाँ से आप देख ही रहे हैं, लोड का प्रतिरोध R है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से भी आप ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि आपने लिखा IA बराबर V बटे R या I बराबर V बटे R, इसलिए R बराबर हो जाएगा V बटे I। क्या हो जाएगा? R बराबर V बटे I। तो एक तो ये है, दूसर का आप यहाँ से अगर देखें, इस वाले फार्मूले से देखें तो यहाँ से देखें चाहे यहाँ से देखें तो R बराबर हो जाएगा W बटे I स्क्वायर, या यहाँ से देखें R बराबर हो जाएगा W बटे V स्क्वायर। तो कुछ भी आप लोड प्रतिरोध संबंध यहाँ से आप अगर देखें तो भी तो आप ज्ञात कर सकते हैं। R का मान अगर ज्ञात करना है तो लोड प्रतिरोध संबंध हो गया बेटा आपका, यहीं चाहे इसी फार्मूले को आप याद रखें अथवा इसको पक्षांतर करके, ये देखिए लोड है और ये आपका प्रतिरोध है, तो ये संबंध है। इसी को लोड क्षमता संबंध भी आप कहें अथवा लोड और इस प्रतिरोध में संबंध भी कहें। तो एक अगर आप लिखेंगे ऐसे W बराबर I स्क्वायर R, तो एक संबंध A भी है, और W बराबर V स्क्वायर R है, तो ये आप ऐसे कोई लड़का W बराबर V स्क्वायर बाई R, ये भी संबंध है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यही हो गया लोड और प्रतिरोध में क्या संबंध, ऐसे है। यहाँ भी लोड और प्रतिरोध में ऐसे अगर V लेंगे तो V स्क्वायर बटे R हो जाएगा। ये हो गया। अगला आप कह सकते हैं कि इसमें उत्पन्न, यहाँ पर आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति कितना हुई, तो आर्मेचर में बेटा E वोल्ट ऐसे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और IA एम्पियर की धारा चलेगी, तो आप कहेंगे आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति,
आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति तो आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति आप कहेंगे E गुणे IA वाट। ये आपका फार्मूला हो गया। आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति बराबर हो गया प्रेरित विद्युत वाहक बल E डेवलप हुआ और I, तो पावर P बराबर VI। ये देखा ना, उत्पन्न पावर या शक्ति P बराबर VI फार्मूला लगाएंगे तो उत्पन्न हुआ E वोल्ट बेटा इसमें, और धारा इससे निकली IA, तो E गुणे IA कर देंगे, उत्पन्न शक्ति ज्ञात हो जाएगी। तो इस तरह से आपके पृथक उत्तेजित DC जनरेटर की जो खास बातें रहीं वो आपकी समाप्त हो गई, एक एक करके आपने देखा। अब अगर इसी में आप जो है आगे चलें और कहें कि भाई IA से गुणा कर दें, तो इस समीकरण में आप देखेंगे कि लॉसेस क्या हो रहे हैं या कितना उत्पन्न हो रहा है। तो अगली पॉइंट में हम यहाँ पर आपको समझा देते हैं, आप समझ लीजिए। यही वाला समीकरण अगर लिख लें बेटा, अगली लाइन में अगर ये वाला आप समीकरण लिखना चाहें तो लिख लें। तो देखें, ये आपने एक समीकरण लिखा है कि E माइनस IARA बराबर कैपिटल V बराबर IR। ये वोल्टता का जो समीकरण आपने लिखा है ये वाला, इसको अगर आप खाली अभी मैं कहूँ कि इतना ही अभी आप कंसीडर करिए, इतना लीजिए। अब हम कहें कि दोनों पक्षों में आप जो है IA से गुणा कर दीजिए। किससे गुणा कर दीजिए? IA से गुणा कर दीजिए। तो IA से अगर गुणा करते हैं बेटा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लें कि दोनों पक्षों में, आगे लिख लें IA से गुणा करने पर, IA से गुणा करने पर, IA से जब गुणा करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा E गुणे IA माइनस IA का वर्ग RA बराबर हो जाएगा V गुणे IA। और देखिए IA बराबर IA, तो यहाँ VI भी आप रख सकते हैं, चाहे I अथवा IA दोनों बराबर हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर ऐसे लिखा तो यही देखिए ये क्या हो गया, आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति। एक फार्मूला अभी आपने लिखा ना कि E गुणे IA। मैं पूछूं कि आर्मेचर में कितना शक्ति उत्पन्न हुई जब आपने इसे नचाया और ये जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल E वोल्ट का उत्पन्न हुआ और धारा उससे IA एम्पियर की बाहर निकली, तो कितना आर्मेचर में शक्ति उत्पन्न हुई। तो शक्ति वाला फार्मूला बेटा आप लगाएंगे, पावर P बराबर VI वाला फार्मूला, तो उस फार्मूले से E गुणे IA वाट हो जाएगा। तो ये आपका बन गया E गुणे IA वाट। इसी को कहेंगे आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति। तो ये हो गया आपका आप लिख लें यहाँ पर आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति। ये हो गया फार्मूला आपका आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति। आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति IA स्क्वायर गुणे RA, ये इतना वाट में आएगा। किस में आएगा? वाट में आएगा। ऐसे ही ये है IA स्क्वायर RA वाट, ये भी वाट में आएगा। ये क्या है? आर्मेचर का लॉस है। इसे क्या कहेंगे? आर्मेचर लॉस। इसे क्या कहेंगे? आर्मेचर लॉस है। इतना बेटा उष्मा बनाकर उड़ाएगा। दिख रहा है इसमें आर्मेचर लॉस है, ये पॉइंट दिख रही है। इतना जो है ये आर्मेचर जो है, ये वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग जो आपने पढ़ा है, आर्मेचर लॉस यानी जिसे हम लोग कहते हैं कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या है? I स्क्वायर R। कॉपर के फील्ड वाइंडिंग जो है, हम लोग जनरली कॉपर की तार की बनाते हैं, तो
हमारे फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों हम लोग किसका बनाते हैं, कॉपर के तार की बनाते हैं। वैसे एल्युमिनियम का भी बना देते हैं, लेकिन चाहे आप एल्युमिनियम का बनावें वाइंडिंग, चाहे आप लोहे के तार की बनावें वाइंडिंग, चाहे कॉपर तार की बनावें, उसे कहेंगे कॉपर लॉस। कॉपर लॉस है क्या, आपको पढ़ाया गया है कि कॉपर वायर या आप कहेंगे वाइंडिंग के कारण जितनी हमारी वैद्युत ऊर्जा उष्मा बनकर निकलती रहती है, I²R वाले फार्मूले से हमारा कॉपर का वायर जितनी वैद्युत ऊर्जा का लॉस करता है, उष्मा बनाकर उड़ाता रहता है, उसी को हम लोग कॉपर लॉस कहते हैं। तो ये देखिए आर्मेचर लॉस हो गया। और आर्मेचर में क्या लुकता है, तो आर्मेचर में अभी आपने कहा कि कॉपर के तार की वाइंडिंग पिरोई जाती है उसके स्लॉटों में, तो यही हो गया कॉपर लॉस अथवा आर्मेचर लॉस। I²R किसका सूत्र, उष्मा का, और किस में आएगा, वाट में आएगा। तो इसे भी याद कर लें। मैं पूछूं कि आर्मेचर लॉस क्या है या कॉपर लॉस कितना होगा, तो खट दिए फार्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए कि IA² × RA वाट होगा आर्मेचर लॉस। मैं कहूं कि आर्मेचर में कितना शक्ति उत्पन्न होगी, तो आप कहेंगे E × IA वाट की शक्ति उत्पन्न होगी। मैं कहूँगा कि लोड पर कितना शक्ति मिली, तो ये लोड की शक्ति है, ये आपके लोड का वोल्टेज V है, और लोड की धारा चाहे आप IA कहिए अथवा उसी को I कहिए, चाहे IA बराबर I है, क्योंकि देखिए यहाँ से IA बराबर I है, तो यहाँ पर VI बराबर आप लिख सकते हैं VI। ये आपके लोड पर मिली शक्ति है, पावर P बराबर VI, लोड की शक्ति है, यह लोड पर प्राप्त शक्ति या लोड शक्ति किसमें आएगा, वाट में। क्लियर हो गया। यानी आर्मेचर में जितनी शक्ति उत्पन्न होगी, यहाँ पर जितनी शक्ति उत्पन्न होगी उसमें से जितना आर्मेचर लॉस कर देगा, उष्मा बनाकर उड़ा देगा। बेटा देखें यहाँ से ध्यान से, तो कुल आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति में से आर्मेचर लॉस को यदि माइनस कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो अब जितना शक्ति बचेगी वही हमें लोड की शक्ति हो जाएगी। तो इस तरह से इसमें जो उत्पन्न हुआ E × IA शक्ति उत्पन्न हुई, उसको लॉस किया RA, तो IA² लॉस चला गया। अब जितना बचा वही आपके यहाँ लोड पर मिलेगा, यानी वही हो जाएगा V × IA, पावर P बराबर V × IA। ये वाला फार्मूला देखें, पावर P बराबर VI, तो लोड पर हमें मिला VI। क्लियर हो गया। तो ये भी समीकरण आप याद रखेंगे कि ऐसे होता है। इस तरह से बेटा मेन बातें जितनी भी रहीं, आपका पृथक उत्तेजित या सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का ख़त्म हुआ। अब हम लोग आ जाते हैं सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर पर। इसको मिटा देते हैं। अब बेटा देखें, कैमरे की बैटरी बैठ गई है आज, तो अब हम लोग जो है अगले वीडियो में ये स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर यानी सेल्फ एक्साइटेड पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। आप लोग खूब मेहनत से पढ़ें। धन्यवाद।